नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। तो हमने बोला था कि इस वीक में आपको जो DRDO सेप्टेम्बर 11 की जो वैकेंसी है, जो फुल नोटिफिकेशन जो आउट हो जाएगी। और ये यही हुआ कि आज जो तारीख है, आज 11 तारीख है। भले DRDO सेप्टेम्बर वालों ने 9 तारीख को बोला था, लेकिन 2 दिन लेट ही सही, लेकिन आज 11 तारीख के फुल नोटिफिकेशन और उसके अप्लाई करने का जो फुल लिंक है जो आउट हो चुका है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक है जो अवेलेबल हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे वेबसाइट पर जाएंगे और कैसे फुल एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड करेंगे और कितनी जो वैकेंसी आई है ये सब को हम देखेंगे, कहाँ से लिंक मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं कि कैसे हम जाने वाले हैं वेबसाइट पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम में ओपन करने के बाद लिखने वाले हैं www.drdo.gov.in। यहाँ हम लॉगिन करेंगे और यहाँ तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी जो साइट है जो थोड़ा अभी बिजी चल रहा है। तो दोस्तों हमारा ये साइट है जो ओपन हो गया है। हम यहाँ पर होम का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, होम का ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफर है, डॉक्यूमेंट है, रिसोर्स है, कनेक्ट है। तो हम यहाँ पर जाने वाले हैं, होम में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर होम में जाने के बाद हमें देखते हैं कि वैकेंसी का ऑप्शन आएगा, तो वैकेंसी को हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमारा, यहाँ देख सकते हैं कि सेप्टेम्बर 11। तो यहाँ पर देखा, इसको अब क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो पहले हमारा जो शो हो रहा था, पहले तो हमारा क्या था, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट दिया गया था। उसके बाद आज का जो डेट है 11 है, 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को ये फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, विजिट द लिंक, यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेप्टेम्बर 11 का यहाँ फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सेप्टेम्बर 11 एडवर्टाइजमेंट, यहाँ रेफरल टू एडवर्टाइजमेंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे एक तरह से दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लिंक दिया गया है, या उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन एम्प्लॉय, या जो सेप्टेम्बर 10 में जो ऑलरेडी फिल किए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी यहाँ पर अपने एक तरह से लॉगिन आईडी को डालकर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फुल नोटिफिकेशन को, यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं, देखते हैं। तो ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे उसको ओपन करके। तो हम इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सेप्टेम्बर 11 का फुल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना हो गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा 11 हो गया। और इसमें जो आज का जो हमारा जो क्रूशियल डेट ऑफ द एलिजिबिलिटी हमारा 1/1/2026 दिया है। इसका मतलब है कि आपको इसको बारे में हम बताएंगे बाद में। ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, 11/12/2025, मतलब आज का डेट है। उसके बाद क्लोजिंग डेट के बारे में हम बात करते हैं ऑनलाइन। तो ये कितना का होने वाला है क्लोजिंग, 1/1/2026, मतलब कि 1 जनवरी को एक क्लोज हो जाएगी 11 बजे 11:55 नाइट में। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कितना है, तो 3 जनवरी रखा गया है। और करेक्शन विंडो डेट जो है 4 जनवरी तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, यहाँ पर एक देखने वाले हैं क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कितना है 1 जनवरी 2026 तक है। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो क्रूशियल और डेट ऑफ जो एलिजिबिलिटी का जो मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक डेट जिस दिन तक कैंडिडेट का एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपका कैटेगरी स्टेटस हो गया, उसके बाद आपका जो बाकी जो चीज़ें हो, जितनी भी सर्टिफिकेट हो गई, जैसे मान लीजिए कोई परसुइंग में है, तो इस डेट तक उसका जो जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी जो एज है, जो नोटिफिकेशन भी वो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए। अगर मान लिया कि यहाँ जो अप्लाई करने का जो एज दिया गया 28 साल दिया गया है, तो 1 जनवरी 2026 तक उसको 28 साल या इससे इससे
नीचे एज होना चाहिए। अगर वो अभी मान लिया कि अभी उसका एज 28 बरस है, 1 जनवरी 2026 तक उसका 28 ईयर 1 महीना हो जाता है, तो उस जो वो हमारा जो अप्लीकेंट हो जाएंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे इस नोटिफिकेशन के लिए, इस भर्ती के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ। जैसे मान लिया कि हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कोई अगर मान ले कि क्वालिफिकेशन डिटेल जो किया है, जो एक तरह से परसुइंग में था, वो उसका नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वो एक तरह से वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। तो परसुइंग वही काउंट किया जाएगा कि उनका जो सर्टिफिकेट है फाइनल 1 जनवरी 2026 से पहले उनका आ जाए, तो वो काउंट किया जाएगा। या जो भी एज का क्राइटेरिया हो गया, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया हो गया, तो जो भी है, तो क्रूशियल डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेट ऑफ द टायर 1 एग्ज़ाम का जो है टू बी अनाउंस्ड ऑन द ड्रॉ DRDO वेबसाइट। तो DRDO वेबसाइट पर आपको एक तरह से ये जो फर्स्ट जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है अनाउंस किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आप क्या है कि टोटल नोटिफिकेशन जो आउट हो चुका है, अब यहाँ देखने वाले हैं कौन कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बाकी चीज़ें तो आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि जो सितंबर 10 में जो एप्लीकेशन आई थी एक तरह से जो नोटिफिकेशन था, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। जो एक तरह से STB पोस्ट के लिए बात करेंगे यहाँ पर, तो STB पोस्ट के लिए क्या होता है, पे लेवल 6 होता है, और जो बेसिक 35,400 से स्टार्ट होती है। जो मैक्सिमम कितना जाती है, 1,12,400 तक ये हमारा मैक्सिमम बेसिक जाती है प्रमोशन होते होते। जो अभी जो पे कमीशन जो चल रही है, 7th पे कमीशन चल रही है, लेकिन जो अब 2026 में 8th पे कमीशन आने वाली है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि बेसिक काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको एक तरह से हायर क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर ऑफ साइंस हो गया, MSc हो गया, उसका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर डिग्री या बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री, इन सब्जेक्ट एलिजिबल कुछ नॉट क्या है कंसीडर इधर रिक्रूटमेंट के रूप में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल की जो STB के लिए, STB पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के देखने वाले हैं कि टोटल जो वैकेंसी 3 आई है। तो एक तरह से इस बार वैकेंसी चूँकि क्या है कि कम आई है। पिछला बार क्या था कि जो सितंबर 10 था, तो उसमें क्या था कि 4 साल पाया था, तो 4 साल पाने के कारण उसमें जो वैकेंसी का जो क्वान्टिटी था थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है। तो कोई बात नहीं, बस आपको तैयारी एक तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए। अब जितना वैकेंसी है उसी में आपको एक तरह से मेहनत करके आपको हाई एक तरह से मेहनत करनी है, लेबोरियस बनना है, और एक तरह सिलेक्शन होगा। आप लोग इत्मीनान से लगिए और मेहनत को थोड़ा बढ़ाइए और एक तरह से मोटिवेट होइए। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 3 टोटल वैकेंसी है। इसके लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चाहिए, AICTE से अप्रूव चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो टोटल कितनी है, तो 15 वैकेंसी है। तो चलिए काम पर वैकेंसी है, इसमें बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो टोटल 22 वैकेंसी है। उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो टोटल 11 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं टोटल 160 वैकेंसी है। तो कंप्यूटर साइंस की क्या है, अच्छी खासी वैकेंसी है। क्यों अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या है कि अभी हमारा जो DRDO को जो लैब है एक तरह से काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत सारा जो प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्टवेयर होता है, एकदम कंप्यूटर बेस्ड होता है, डिजाइनिंग और जो कोडिंग हो गई, तो ये हमारा इसीलिए वैकेंसी अच्छी खासी आई है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE। तो डिप्लोमा जो किए हैं उनके लिए वो एलिजिबल होंगे। कहने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, तो टोटल 11 वैकेंसी आई है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है जो 11 टोटल है। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टोटल वैकेंसी कितना है, 47 है, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके लिए 111 वैकेंसी है। तो डिप्लोमा से जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, तो वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जियोलॉजी का एक तरह से मात्र 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का टोटल 6 वैकेंसी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कितना वैकेंसी है, तो टोटल 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस का कितना है, 5 वैकेंसी है क्या ये उसके बाद यहाँ देखेंगे मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का टोटल 6 वैकेंसी है।
उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हो गया, तो इसकी जो अच्छी खासी वैकेंसी आती है। तो मैकेनिकल का वैकेंसी हमेशा एक तरह से अच्छा क्वांटिटी में रहता है। तो ये टोटल 127 वैकेंसी है। अगर आप डिप्लोमा से मैकेनिकल किए हैं या और भी जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मेंटेनेंस, कुछ भी आपको है मैकेनिकल से रिलेटेड जो ब्रांच होगी, ऑटोमोबाइल वाला भी भर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाला भी भर सकते हैं। तो अब उसके बाद आपको प्रोडक्शन से डिप्लोमा है वो भी भर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट में। तो टोटल 127 वैकेंसी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल के लिए भी है। उसके बाद बात करेंगे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो उसकी जो टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल 12 वैकेंसी है। बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स की भी अच्छी वैकेंसी है, 18 टोटल वैकेंसी है। नेक्स्ट ही हम देखने वाले हैं कि हमारा फिजिक्स के बाद क्या हो गया, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की टोटल कितनी है, 4 वैकेंसी है। इस तरह जो हमारा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया था, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी हमको बताया गया था, हम लोग देखे थे कि टोटल एस के लिए 561 पोस्ट था। तो सेम यहाँ पर सेम चीज़ है, 561 पोस्ट एस के लिए आया है। और उसके बाद हम अब देखने वाले हैं टेक्नीशियन ए की। तो टेक्नीशियन ए की जो हमारा वैकेंसी है, जो पहले था सेम वही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि टेक्नीशियन ये जो हमारा ज्वाइन करते हैं मेट्रिक पे लेवल 2 से ज्वाइन करते हैं, उनकी जो बेसिक होती है 19,900 से स्टार्ट होती है। अब मैक्सिमम प्रमोशन से कितना जाती है, 63,200 तक जाती है TOA। उसके बाद ये जो बेसिक होती है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अभी 8 पे कमीशन आएगा तो ये बेसिक चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि ये कौन से कंसीडर नहीं किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्टर साइंस, वही जो हायर क्वालिफिकेशन होती है ना, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किए हैं, ITI के फॉर्म भर रहे हैं, तो आप एक तरह से दोनों फिल कर सकते हैं और डिप्लोमा ITI के फॉर्म में शो कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब ज्वाइन करेंगे वहाँ पर तो आपको एक तरह से काउंट कर लिया जाएगा। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि ITI फीटर है, ITI में कितनी वैकेंसी आई है और कौन कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पोस्ट क्या हो गया, टेक्नीशियन ये हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक बाइंडर, तो बुक बाइंडर का टोटल कितना है, 3 वैकेंसी आई है। उसी प्रकार कारपेंटर के देखेंगे तो टोटल 4 वैकेंसी आई है। CNC ऑपरेटर की बात करेंगे टोटल 3 वैकेंसी आई है। और COP कोपा की बात करेंगे तो कितना आई है, टोटल 52 वैकेंसी आई है। तो एक तरह से कोपा की जो वैकेंसी आई है तो अच्छी खासी वैकेंसी आई है। जिन्होंने ITI में एक कंप्यूटर या ऑपरेटर प्रोग्रामिंग से किए हैं कोपा, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद और भी जो हम देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कोपा के बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जो जिन्होंने ITI 10th प्लस ITI जो पास किए हैं ड्राफ्टमैन से, मैकेनिकल ट्रेड से, उनके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो टोटल 30 वैकेंसी है। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की तो टोटल 31 वैकेंसी है। अब यहाँ बात करने वाले हैं हम फीटर की। तो फीटर की वैकेंसी कितना है, टोटल 25 है। लेकिन सितंबर 10 में जो फीटर की वैकेंसी थी, जो अच्छी खासी वैकेंसी थी, लेकिन इस बार फीटर की जो वैकेंसी है काफ़ी थोड़ा सा कम गया है, लेकिन कोई बात नहीं, 25 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की बात करेंगे तो टोटल 12 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल का टोटल कितना है, 7 वैकेंसी है। क्योंकि मोटर व्हीकल यहाँ पर बहुत सारा जो गाड़ियाँ रहती हैं आने जाने के लिए, 4 व्हीलर से लेकर ट्रक होते हैं, तो उनके लिए उनको एक तरह से ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए वैकेंसी निकालता है। ऑप्टिकल वर्कर का कितना है, टोटल 2 वैकेंसी है। फोटोग्राफर के टोटल 5 वैकेंसी है। सीट मेटल वर्क के लिए टोटल 3 वैकेंसी है। यहाँ पर हम सुपरवाइज़र का वैकेंसी देखेंगे, सर सॉरी यहाँ पर क्या है, सर्वेयर का वैकेंसी है। सर्वेयर का मतलब होता है कि जो सर्वे वगैरह करते हैं ना, जैसे सिविल से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो सर्वेयर के लिए यहाँ टोटल जो वैकेंसी निकली है, कितना सर्वेयर के लिए टोटल वैकेंसी आई है, मात्र 1 वैकेंसी आई है। तो उसके बाद जो टर्नर की बात होती है टोटल 8 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए टोटल 11 वैकेंसी है। तो इस तरह टोटल कितना है, 203 वैकेंसी है। तो अब यहाँ देखने वाले हैं कि क्या जो फॉर्म को फिल करने के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले में हम देखते हैं कि आपको एक तरह से क्रूशियल डेट जो क्या है, हमने देखा था कि क्रूशियल डेट कितना है, 1 जनवरी 2026 है। तो कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो सभी सर्टिफिकेट हो गया, आपकी जो एज लिमिट होती है, सभी एक तरह से इसके फॉर्म में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा होना चाहिए। 18 से 28 के रेंज में होना चाहिए जो एज लिमिट होती है। बाकी आपको जो एक तरह से डिप्लोमा पे भर रहे हैं, तो आपको जो 10th और डिप्लोमा के एक तरह से सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए इस डेट के अंदर ही। उस पर अगर कोई परसुइंग है तो उनको भी इसके डेट के अंदर ही इशू होगा तो माना जाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन की बात के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो कोई अगर ओबीसी में आता है, एनसीएल उसके पास है, तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस, एक तरह से 3 साल का एज जो होती है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर उनको मान लिया कि अभी 28 बरस हो रही है, तो उनका जो अभी 3 साल का एक तरह से मिलेगा, एक तरह से रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो अभी एक तरह से 25 काउंट किए जाएंगे। वही अगर SC ST होंगे तो उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे PWD या UR के लिए तो टोटल 10 साल का होता है। कोई अगर विकलांग है और UR से हैं तो उनको टोटल 10 साल का मिलेगा। अगर कोई विकलांग है प्लस OBC नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो उनको टोटल 13 साल का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा एज में। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई PWD और SC ST है तो उनको टोटल 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर दिया गया छठा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो छठा पॉइंट में हमारा क्या बोल रहा है कि छठा पॉइंट में अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है विद द 3 ईयर्स, अगर 3 साल कंटिन्यू सर्विस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई अगर DRDO में काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम कर रहा है, डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है अगर 3 साल के सर्विस कंटिन्यू करते हैं तो आपको 5 साल का जो एक्स्ट्रा एक तरह से छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन में। अगर OBC में आते हैं तो उनको तो ऐसे मिलेगा 3 साल प्लस 5 साल, हमारा क्या हो गया, अगर 3 साल कंटिन्यू सर्विस किए उसके लिए तो STB के लिए 5 साल को मिलेगा। उसी प्रकार अगर कोई टेक्नीशियन है जिन्होंने 3 साल लगातार सर्विस किए हैं टेक्नीशियन के पद पर, तो उनको 40 साल तक एक तरह से एज तक वो वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर बात करते हैं कि कोई SC ST कैंडिडेट है और टेक्नीशियन ए के लिए एक टेक्नीशियन ए पोस्ट पर कार्यरत हैं, उसके बाद उन्होंने 3 साल कंटिन्यू सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको टोटल 45 साल का एक तरह से 45 साल तक वो फार्म को गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। वही अगर बात करते हैं कि कोई डिफेंस पर्सनल विद डिसेबिलिटी, डिफेंस अगर कोई डिफेंस मतलब कोई एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको डिसेबिलिटी है तो उनको 3 साल को मिलेगा, भले वो काम कितना साल तक किए इसका मायने नहीं रखता है। अगर कोई डिफेंस फैसिलिटी पर्सन रहती एक तरह से एम्प्लॉय हैं, पर्सनल हैं विथ डिसेबिलिटी, अगर वो SC ST हैं तो उनको 8 साल को मिलेगा। तो एक तरह से एज जो रिलैक्सेशन होती है काफ़ी मिलती है अगर आप डिफेंस में या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो दिया गया है, तो एक तरह से देख सकते हैं कि अगर मान लिया कि कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे और भी चीज़ें हैं, अगर कोई विडो है, डाइवोर्स हो गया है, उनको अप टू 40 साल तक मिलेगा। कोई मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन है उनको 5 साल मिलेगा। कोई मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन पर्सन ओनली फॉर टेक्नीशियन ए के लिए SC ST कैंडिडेट के लिए उनको 10 साल मिलेगा। तो एक तरह से बहुत सारा कंडीशन है एज रिलैक्सेशन का, बस आपको अंदर जुनून होना चाहिए। आपको अगर अभी एज हो गया है फिर भी कोई बात नहीं है, अगर आपको एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब से बहुत तरह की चीज़ें होती है जो एक तरह से दिया रहता है, उसके हिसाब से एक तरह से गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी अगर कैटेगरी, अगर कोई EWS से आते हैं तो वो अपना EWS सर्टिफिकेट बना ले, OBC वाले और NCL बना ले, सेंट्रल लेवल का बना ले, क्योंकि यहाँ सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर सेंट्रल लेवल के ही खोजेंगे। OBC होती है जो ब्लॉक लेवल से, SDO लेवल से और DM लेवल से अगर हो जाए तो अच्छा है। तो कम से कम SDO लेवल से आप लोग बना के रखिए, क्योंकि अभी हमारा जो लास्ट डेट है तो उस अगर नहीं बना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बना हुआ है 1 साल से भीतर का, मतलब नीचे का है पहले का, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम देखेंगे क्वालिफिकेशन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड वही होती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आई की बात करते हैं तो 6/6 या 6/12 या 6/9। तो बिट यहाँ पर पावर दिया हुआ 0.6 से 0.8, 0.6 और 0.8 है। तो एक तरह से इतना इशू नहीं है। यहाँ पर चश्मा वाले भी हम देखें बहुत सारा दोस्त वो आते हैं, क्योंकि मेडिकल एक तरह से DRDO अपना खुद एक तरह से लैब के अंदर नहीं लेती है, बाहर से सदर अस्पताल से चीफ मेडिकल ऑफिसर से और सर्जन से साइन मोहर करा कर लाना रहता है।
तो बाहर ही चेक होती है, सदर अस्पताल से, वहाँ से सब करा कर लाना रहता है। तो मेडिकल के लेकर इतना हमें घबराना नहीं है, बस अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। जितना भी सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, ये सारा सर्टिफिकेट आपको 2 टंच होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन जो फ़ी कितना ले रहा है। तो इस बार काफ़ी अलग हमको देखने को मिल रहा है। सितंबर जो 10 था उसमें मात्र 100 रुपीज़ लिया गया था, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। एसटीबी के लिए जो जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो उनको 750 रुपया लग रहा है फार्म को फिल करने में। और वही यहाँ बात करते हैं कि आपको कितना रिफ़ंड हो जाएगा, तो 500 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन आपको जो फ़ी लगने वाला है 250 रुपया लगने वाला है। लेकिन आपको टोटल अभी जो फार्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल आपको पे करने पड़ेगा 750 रुपया पे करना ही पड़ेगा। वही प्रकार हम बात करते हैं टेक्नीशियन ये की। तो टेक्नीशियन ये कि जो जनरल ओबीसी हैं उनको 600 रुपया पे करना पड़ेगा, और उनको 500 रुपया रिफ़ंड होगा, मतलब 100 रुपया अप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन फार्म फिल करते समय आपको 600 रुपया देना ही पड़ेगा। उसी तरह बात करते हैं कि वुमेन एससी एसटी को कितना लगेगा, तो 500 रुपया लगेगा ही, लेकिन पिछला बार क्या था, टोटल फ्री था, जीरो था। यहाँ भी एसटीएबी में एससी एसटी वुमेन्स को 500 रुपया लगेगा। तो ये थोड़ा पॉलिसी है, थोड़ा सा अलग है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जीरो रहता है एससी एसटी को, तो जीरो रहता था ठीक है। जब रिफंड करना ही है तो क्या, तो यहाँ पर एक कंडीशन डीआरडीओ का एक अलग है कि अगर कोई हमारा जो 500 रुपया कब वापस करेगा, जब वो टायर 1 में अपियर होंगे। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा फार्म कम गिरता है, क्योंकि फार्म फी ज़्यादा है। अगर हम क्या है कि तो थोड़ा सोच के लोग भरता है कि हाँ तैयारी है तभी भरेंगे, या ऐसे नहीं कोई भर देता। पहले 100 रुपया था, चलो चलो हम भी भर देते हैं, हम भी भर देते हैं। तो यहाँ पर फ़ी के अच्छी खासी रकम रखी गई है, 750 एसटीबी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, और टेक्नीशियन ए में 600 रुपया रखा गया है। और सभी में 500 रुपया क्या है, रिफंड है, सभी में 500 रुपया रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि रिफंड विल बी नॉट बी कंसीडर इफ द कैंडिडेट डज नॉट अपियर इन टायर 1। अगर टायर 1 में आप अपियर नहीं होते एग्जाम के लिए, तो आपको 500 रुपया का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि आपको करेक्शन क्या है। तो ओनली वंस बार, मतलब केवल एक बार आपको करेक्शन का चांस दिया जाएगा। जो करेक्शन के लिए जो डेट ओपन होगा 4 जनवरी से लेकर कितना होगा, 6 जनवरी तक आपको रात में 12:30 बजे तक करेक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो आपको एक तरह से सिटी लोकेशन कहाँ पर आपको एग्ज़ाम होगा, तो इसके बारे में देखेंगे। तो एक तरह से डीआरडीओ है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम लेती है। अब आपके जो स्टेट में जो शहर हैं सभी जगह एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर बात करते यूपी में एक तरह से आगरा होगा, गुजरात में अहमदाबाद में होगा, राजस्थान में अजमेर में होगा, उसके बाद बात करेंगे हम हरियाणा के लिए तो अम्बाला में होगा। उसके बाद सभी एक तरह से बड़े बड़े सिटी जो उसके होती है ना, वहाँ पर एक तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप अपना जो होम एड्रेस देंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो मेन मेन सिटी होती है वहाँ एग्ज़ाम देता है। तो हर जगह यहाँ पर मुजफ्फरपुर हो गया, मैसूर हो गया, कर्नाटका जैसे हो गया, वहाँ मैसूर में एग्ज़ाम होता है। उसके बाद नागपुर हो गया, महाराष्ट्र के लिए हो गया, पणजी हो गया, पटियाला हो गया, पूना में हो गया महाराष्ट्र के लिए। उसी तरह पटना भी, यहाँ पर सभी जगह एग्ज़ाम लेता है। हमने जो एग्ज़ाम दिया था अपना, मैं बिहार से हूँ, तो पटना में ही हमने एग्ज़ाम दिया था। तो आपको जो दूर लेके नहीं जाती है, सेंटर आपको होम जो स्टेट होते हैं, होम सिटी होती है, उसी के आसपास देती है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जाना है, तो यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है। हम अपने वीडियो के लिंक में भी वेबसाइट का लिंक दे दिए हैं कि www.drdo.gov.in पर आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पर आपको ऑफरिंग का ऑफ़र आएगा, वहाँ वैकेंसी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके वहाँ पर जो ऑप्शन होगा न्यू नोट जो हमारा लिंक का, वहाँ क्लिक करके, जैसे हमने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक तरह से वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी आ सके। उसके बाद एक्टिव पे पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, जिस पर भी एक तरह से क्या है कि ओटीपी आएगा या एडमिट कार्ड आएगा। जब एग्ज़ाम होगी तो उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आपको वैलिड मोबाइल नंबर जो है आप जो यूज कर रहे हैं, और जो वैलिड या एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी आपको एक तरह से होना चाहिए इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आईटीआई से भर रहे हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई कैटेगरी है, एससी एसटी तो होना चाहिए सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमिनल का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का कोई है अगर कैंडिडेट, उनको भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी उनको रिजर्वेशन का एक तरह से लाभ मिलेगा।
उसके बाद एक्टिव बैंक डिटेल्स आपको देना होगा, नेम और अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, नेम ऑफ बैंक और आईएफएससी कोड आपको देना होगा, क्योंकि आपको रिफंड है जो इसी में आएगा। तो अगर 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 मान लिया कि आप कहीं साइबर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना बैंक नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर, नेम, सारे आईएफएससी कोड अपना देना है, क्योंकि आपका रिफंड है जो आपके खाते में आएगी। आपको रिफंड तभी आएगी जब आप टायर 1 एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ देखने वाले हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि अगर कोई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, कोई स्टूडेंट हमारा मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम क्या बोलती है, कैंडिडेट अगर मोर देन 1 पोस्ट अप्लाई करती है तो सबमिट एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको सेपरेटली फ़ी को पे करना पड़ेगा। पोस्ट पेइंग फॉर सेपरेट फ़ी आपको करना पड़ेगा। अगर 2 को करते हैं, अगर एसटीवी के लिए, तो आपको एक तरह से जैसे ऑटोमोबाइल का लोग है और वो मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है, तो अगर ऑटोमोबाइल का अप्लाई कर रहा है तो 750 उनका लगेगा, प्लस आपको फिर 750 और लगेगा, मैकेनिकल के लिए लगेगा। तो इस तरह आपको दो दो, दो, दो क्या एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, और एक तरह से आपको दोनों के लिए एक तरह से सेपरेट फ़ी लगेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देखने वाले हैं हम कि, तो इसमें क्या आगे हमारा बोल रहा है कि अगर मान लें कि अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनेशन हो सकता है कि 2 डिफरेंट शिफ्ट में हो या सेम डेट में हो जाए। तो कैंडिडेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीच द एलोकेटेड सेंटर, कि आप जो सेंटर बताया गया वहाँ पर पहुँचने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेप्टेम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अपने रिस्क पर आप भर सकते हैं। सेप्टेम को कोई इससे दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको एक तरह से जब ये एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आपको सिटी का इंटीमेशन किया जाएगा, 10 दिन पहले सिटी बता दिया जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन पहले क्या है, आपको एक तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम में जो डीआरडीओ की वेबसाइट है उससे आपको हमारा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो आईडी प्रूफ है, एक तरह से आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, वो आपको लेकर जाना होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सेप्टम 10 से काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर सिलेबस हो गया है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सेप्टम 10 में जो एक तरह से जो सिलेबस था काफ़ी अलग था। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अलग देख रहे हैं, और जो CBT 2 में भी क्वेश्चन है जो लगभग हमारा एक तरह से उससे अलग ही है। क्योंकि हम यहाँ पर जब सेप्टम 10 की बात करते हैं तो CBT 1 हमारा जो हुआ था STB पोस्ट के लिए 120 क्वेश्चन टोटल थे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं CBT 1 के लिए टोटल 150 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी हमारा डिफरेंट हो गया है। यहाँ टोटल कितना 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क आपको दिया जाएगा, जिसके लिए 120 मिनट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से हमारा इसी जो एक तरह से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज, सेप्टम ने थोड़ा चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो टेस्ट होगा जो ऑल पोस्ट के लिए एक तरह से जनरल साइंस होगा 40 नंबर के, यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश कितना हो गया 30 नंबर के हो गया है, सब हमारा चेंज हो गया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल मैथ 40 नंबर का हो गया। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग कितना हो गया 40 नंबर का हो गया। तो एक तरह से यहाँ देखते हैं कि एक चीज़ से हमको राहत भी मिला है, क्योंकि 40 हमारा क्या हो गया जनरल साइंस हो गया, 30 इंग्लिश हो गया, 40 30 70। उसके बाद मैथ हो गया 40 नंबर के, तो 70 4 110, और 40 नंबर के रीजनिंग हो गया तो 150। तो 150 नंबर के टोटल पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल गई है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या डिप्लोमा करते हैं या BSc करते हैं, उनको करंट अफेयर से जीके से काफ़ी डर लगता है। तो जब डर लगता है तो उनको यहाँ के उस चीज़ों को हटा दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा एक तरह से आपको खुशखबरी वाली बात है कि करंट अफेयर और आपको जीके को हटा दिया गया है। तो आपको जो मैथ दिया गया है कितना नंबर के दिया गया है, 40 नंबर के मैथ दिया गया है। उसके बाद आपको 40 नंबर के रीजनिंग दिया गया है, और 40 नंबर के साइंस दिया गया है, और 30 नंबर की इंग्लिश दिया गया है। पिछला बार क्या था 25 25 25 था, उसके बाद 20 था। यहाँ पर 40 मैथ हो गया, 40 रीजनिंग हो गया, 40 साइंस हो गया, और 30 इंग्लिश हो गया। तो 4 4 4 12 120 30 150। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से CBT 1 का जो सिलेबस है काफ़ी एक तरह से अच्छा बनाया है। भले हमारा क्या है क्वेश्चन का एक तरह से क्वांटिटी बढ़ाया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा से एक तरह से है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो रीजनिंग को 40 कर दिया, मैथ 40 कर दिया, साइंस 40 कर दिया, और इंग्लिश को 30 किया है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश काफ़ी लो लेवल की आती है, पैराग्राफ आती है, नरेशन वॉइस आता है, एक्टिव पैसिव आता है, न उसके बाद प्रीपोजिशन आता है,
आर्टिकल आता है, तो ये चीज़ें काफ़ी एक तरह से सिंपल होती है, करेक्ट स्पेल्ड आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन से क्वांटिटी से घबराना नहीं है, बस आपको जीके और करंट अफेयर्स आपको बचा दिया है, तो एक तरह से आपको यहाँ पर अच्छे स्कोर गेन होने वाला है। अब बात करते हैं CBT STB के लिए CBT 2 का, तो एक तरह से स्पेसिफिक ट्रेड से या पोस्ट से पूछा जाएगा। अगर मैकेनिकल से किए हैं तो एक तरह से आपको मैकेनिकल से पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि जो एक चीज़ जो बोली जा रही है कि सबसे पहले तो आपको 120 नंबर का जो टेक्निकल है, जो भी आपको ब्रांच से पूछा जाएगा या BA से किए हैं तो उससे पूछा जाएगा। लेकिन साथ में साथ आपको ये क्या है, एक नया चीज़ को ऐड किया है, तो ये क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है 20 मिनट का, ओनली टेस्ट विल बी 20 मिनट। तो ये जो चीज़ होती है एक तरह से फिजिकल चीज़ों को देखा जाता है कि शरीर है जो एक तरह से आपको एक तरह से फिजिकल चीज़ों को देखा जाएगा, ऊपर से हाथ पैर ऐसे ऐसे मोशन हर चीज़ चलाकर उठाकर बैठाकर, तो ये सब चीज़ें होती है जो काफ़ी कॉमन चीज़ें होती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो ये हमारा एक तरह से मेरिट तय नहीं करता है, मेरिट जो तय करने वाला चीज़ है यही आपका है। 120 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा यही आपको मेरिट बनाएगा। अगर इसमें आप पास है तो आप 99.99% पास हैं, बस आपको CBT 1 क्या है क्वालिफाई करनी है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि जो सितंबर 10 था उससे काफ़ी थोड़ा पैटर्न को चेंज किया है, लेकिन एक तरह से स्टूडेंट के लिए आसान भी किया है, क्योंकि एक तरह से हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो से डिप्लोमा करते हैं या जो BSc करते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको एक तरह से करंट अफेयर और जीके से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो ये चीज़ों को सितंबर ने निकाल ही दिया है। तो चलिए एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और पर्सनैलिटी टेस्ट से घबराना नहीं है, एक तरह से कुछ नहीं है, क्वालिफाई है, ऐसी एक तरह से नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन ए के लिए हमारा देखते हैं कि क्या सिलेबस रहा है और कैसा इसमें पूछ रहा है, क्योंकि उस समय क्या था, टेक्नीशियन ए के लिए 80-40 दिया था। अभी हम देखेंगे कि टेक्नीशियन ए के लिए क्या कंडीशन दिया है। तो CBT 1 स्क्रीनिंग बेसिस पर होगा, तो यहाँ पर इसमें भी खेला थोड़ा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि सेप्टम ने टेक्नीशियन के साथ भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गेम खेल दिया है। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर गेम खेल दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि CBT 1 जो हमारा यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होगा, टायर 1 होगा, टायर 2 होगा। पहले क्या था, ओनली टायर 1 का एग्ज़ाम होता था, लेकिन यहाँ पर DRDO में अभी जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जो लेट हुई है 2 दिन का, देखिए दोस्तों इसी कारण से लेट हुई है, क्योंकि जो सेप्टम ने काफ़ी जो सेप्टम 10 से सेप्टम 11 में काफ़ी चेंज किया है सिलेबस में। इसीलिए सेप्टम जो हमारा अभी जो ऑनलाइन जो हमारा फुल नोटिफिकेशन को आउट होने में थोड़ा देरी हुआ है, लेकिन जो देर आया लेकिन दुरुस्त आया, थोड़ा अलग हमें एक तरह से देखने को मिला है। इससे क्या है कि जो इंटरनल जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है क्या हुआ है और हम लोग को देखने को मिला है, जो आप लोग अभी नहीं समझेंगे, ये जो टेक्नीशियन लोगों को जो 2 एग्ज़ाम लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो बहुत हम चीज़ों को बता नहीं सकते हैं क्या कारण है, लेकिन जो ये जो डिसीजन लिया है सितंबर में काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। 2 एग्ज़ाम लेने में क्या होती है, एक तरह से हमारा जो एक होता है ना निष्पक्षता, एक तरह से हमारा एक तरह से जो चीज़ें जो करप्शन होती है वो कम जाती है। तो इसीलिए हमारा क्या है कि 2 एग्ज़ाम ले लिया है। जो हमारा STB के लिए 2 एग्ज़ाम होता है, तो उसी प्रकार हमारा जो ITI के लिए है, जो यहाँ भी 2 एग्ज़ाम ले रहा है, तो काफ़ी एक तरह से अच्छा है। जो लेबोरियस स्टूडेंट है, जो मेहनती हैं, जिसमें टैलेंट है, उनको होना ही चाहिए, उनके लिए एक तरह से सेप्टम काम की है, एक तरह से ये एक अच्छा वर्क है। तो देखेंगे कि जो ITI जो टेक्नीशियन जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या होगा, CBT 1 पहले होगा, फिर CBT 2 होगा। तो जिस तरह हमारा यहाँ पर देखेंगे कि STB के लिए जो CBT 1 क्या होता है स्क्रीनिंग बेसिस होता है, उसी तरह CBT 1 ITI के लिए भी क्या होगा, स्क्रीनिंग बेसिक होगा। तो स्क्रीनिंग बेसिस ये भी होगा जिसमें छटनी किया जाएगा लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं कि STB के लिए टोटल 150 पूछ रहा है नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसी तरह हमारे टेक्नीशियन लोगों के लिए भी 150 पूछेगा। तो टोटल यहाँ देखते हैं कि जनरल जो साइंस है 40 पूछ रहा है, जो हमारा STB में पूछ रहा था। जनरल इंग्लिश 30 पूछ रहा है, जो है STB में पूछ रहा था। उसके बाद क्वान्टिटी एप्टीट्यूड टोटल 40 पूछ रहा था, जो STB में पूछ रहा था। उसके बाद रीजनिंग कितना, टोटल 40 पूछ रहा है, जो STB में पूछ रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा STB हो गया चाहे हमारा टेक्नीशियन हो गया, दोनों का जो सिलेबस हो गया CBT 1 का, दोनों सेम हो गया। क्योंकि 40 का क्या हो गया, मैथ हो गया, 40 का क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, 40 का क्या हो गया, साइंस हो गया, और 30 का क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तो टोटल कितना हो गया, चढ़ती है 12, 120 प्लस 150। तो STB और टेक्नीशियन दोनों के लिए हमारा जो CBT 1 का जो सिलेबस है लगभग या सेम ही हो गया है। बस क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन जो दोनों के लिए हमारा एक तरह से एग्ज़ाम का जो एक तरह से क्वांटिटी हो गई, जो क्वेश्चन का
एक तरह से सेम हो गया, सेम चीज़ें पूछा जाएगी। यहाँ पर जीके या करंट अफेयर तो पहले आईटी वाले को लिए नहीं पूछता था, लेकिन यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। ओनली साइंस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 4 चीज़ें पूछ रही है। जो एसटीबी में 4 चीज़ें पूछ रही, टोटल 150 क्वेश्चन पूछ रहा है, 150 मार्क का पूछ रहा है, टोटल 120 मिनट का ड्यूरेशन है। तो इसमें भी सेम चीज़ है। आपको जो टायर 2 एग्ज़ाम होगा वो जो एक तरह से मेरिट बेसिस होगा, और टोटल इसमें जो आपको जो इस ट्रेड से आईटीआई किए हैं उस ट्रेड से 120 पूछा जाएगा। जो हमारा एसटीबी में था वो सेम चीज़ यहाँ पर टेक्नीशियन में ला दिया है, एकदम सेम डिट्टो किया है, कोई चेंज नहीं किया है। बस जो क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो CBT 1 का जो लेवल होगा थोड़ा सा लो होगा आईटीआई के लिए, यहाँ एसटीबी के लिए थोड़ा हाई होगा। लेकिन बात करते हैं कि CBT 2 के लिए, तो दोनों का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ब्रांच का जो क्वेश्चन है दोनों के लिए सेम लिखा है, 120 यहाँ भी, 120 वहाँ भी। बात रह गया पर्सनैलिटी टेस्ट का, तो ये हमारा 20 मिनट का होता है, जो एक तरह से काफ़ी सिंपल है। आप चल फिर सकते हैं, मेंटली सब सही हैं, हाथ पैर सब आना सलामत है, तो आप हमारा ये पास हो गए। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये सिंपल चीज़ें हैं जो फॉर्मेलिटी टाइप का है, जो आपको मेरिट बनने वाला है। CBT 2 हमारा 120 क्वेश्चन में बनने वाला है। बात करते हैं टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। पहले क्या था कि एक तरह से वो भी क्वालिफाई था, लेकिन जो मेरिट बना रहा था CBT 1 से बना रहा था, तो वहाँ पर दिक्कत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा टेस्ट अब हमारा, अगर मान लिया कि अब CBT 1 2 में आपको मेरिट बन जाती है, अगर उसके बाद आपको टेस्ट के लिए आपको लाइव में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम नंबर को ले आते हैं, तो आप पास हैं, तो आपका एक तरह से मेरिट बन गया, आप सेलेक्टेड हो गए DRDO में। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर सच में DRDO ने जो सेप्टेम्बर 11 में काफ़ी चेंज किया है। हमने देखा था कि क्वेश्चन का ही नहीं, यहाँ साथ ही साथ क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके जो हमारा सेक्शन वाइज कर दिया है, उस पर आपको नेगेटिव मार्क कर दिया है। हमारा जो सेप्टेम्बर 10 में था कोई नेगेटिव मार्क नहीं था, लेकिन यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम, जो ऑल एग्ज़ाम होगा, टायर 1 हो चाहे टायर 2 होगा, एक तरह से टाइम बाउंडेड होगा, मतलब सब सेक्शन के लिए टाइम फिक्स रहेगा। तो क्वेश्चन सेल भी डिवाइडेड इनटू क्या होता है, मल्टीपल सेक्शन। जैसे यहाँ 4 सेक्शन पर टायर 1 में है, तो 4 सेक्शन में आपको डिवाइड रहेगा। उसके बाद क्या है कि आपको एक तरह से पहला मैथ आ गया, तो मैथ के लिए जितना मिनट डिफाइंड रहेगा उतना मिनट मिलेगा, उतना मिनट के अंदर आपको मैथ बनाना ही बनाना है। साइंस के लिए फिर उतना मिनट दिया जाएगा, साइंस उतना के मिनट के अंदर बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा एक तरह से चीज़ों को चेंज किया है। सेप्टेम्बर 11 में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारा देख लेते हैं कि क्या है कि एक तरह से नेक्स्ट सेक्शन विल बी अपीयर कैंडिडेट नॉट बी परमिटेड टू रिविज या मॉडिफाई द रिस्पॉन्स इन एनी सेक्शन इज एक्सप्लेन्ड। कहने का मतलब है कि एक बार आप मान लिया कि हमारा जो एग्ज़ाम देने के बाद वो सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक तरह से सोच कर ध्यान देना है, क्वेश्चन को जवाब देना होगा, बस टाइम उसमें लिमिट रहेगी। आप एक सेक्शन में मैथ में घुसते हैं तो मैथ के लिए टाइम रहेगा, चालू हो जाएगा, जैसे मैथ में घुसिएगा टाइम कमने लगेगा, उतना मिनट में आपको करना है, सही रिस्पॉन्स करना है, एक बार में आपको ख़त्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि टायर 1 और टायर 2 दोनों में क्या होगा। क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, आपको नेगेटिव मार्क दिया जाएगा। तो पिछला में क्या था, सेप्टेम्बर 10 में नेगेटिव मार्क नहीं था, यहाँ पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्क है। आपको अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 आपको नेगेटिव काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम 40% यूआर ओबीसी के लिए आना चाहिए, 35% SC ST के लिए, PWD के लिए। तो ये क्या है, एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है, आपको जितना अधिक हो सके उतना आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर रिजल्ट होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ देखने वाले हैं कि आपको एक तरह से अगर मान लें कि आपको मेरिट बन गया है, तो सॉरी, अगर स्क्रीनिंग हो गई CBT 1 में आपको स्क्रीनिंग हो गई है, तो कितना गुना बुलाया जाएगा। तो एक हमारा जो एक पोस्ट पर 10 लड़का को बुलाया जाएगा, मतलब एक 10 गुना बुलाया जाएगा। पिछला बार 8 गुना बुलाया जा रहा था, लेकिन इस बार क्या है 10 गुना बुलाया जाएगा आपको। उसके बाद जो सेकंड जो होगी मेरिट बेसिस होगी, तो मेरिट में सेम 1 by 1 बुलाया जाएगा CBT 2 में, लेकिन आपको CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद आपको 1/10 मतलब एक पोस्ट पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट ही हम दोस्तों देखने वाले हैं कि टेक्नीशियन की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो टेक्नीशियन ये हो गई, अगर मान लिया कि आपको CBT 1 का जो एग्ज़ाम देते हैं, तो CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद आपको कितना गुना बुलाया जाएगा। तो CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद आपको बुलाया जाएगा 15 गुना बुलाया जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है,
जबकि एसटीबी के लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जा रहा था। उसके बाद अगर आपको मेरिट बनती है तो उस समय आपको टेस्ट के लिए कितना बुलाया जाएगा, टेस्ट के लिए तो एक 8 गुना बुलाया जाएगा। तो CBT 1 के बाद 15 गुना बुलाया जाएगा और CBT 2 होने के बाद आपको 8 गुना बुलाया जाएगा। तो जो एक तरह से CBT 2 में क्वालिफाई हुए हैं और एक तरह से वहाँ पर आपको एक तरह से ट्रेड टेस्ट में भी पास कर जाते हैं तो वहाँ भी एक तरह से फाइनल मेरिट निकालेगी और वहाँ पर 1 by 1 बुलाया जाएगा, एक पोस्ट पर एक लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर एक और हमारा पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर मान लिया कि अगर कोई DRDO से अप्रेंटिस किए हैं तो उनको एक तरह से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल के अंदर अगर आप DRDO में अप्रेंटिस किए हैं तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही क्वालिफाई है, बस आपको एक तरह से फाइनल मेरिट में आना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों का जो टायर 2 का जो स्कोर हो जाता है जो सेम हो जाता है। तो टायर 2 के स्कोर सेम होने के केस में आपको किसको प्रिफेयर किया करेगा DRDO सेप्टम। तो अगर आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन इज टायर वन में अगर आपको ज़्यादा ऑब्टेन मार्क है तो आपको प्रिफेयर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। या दूसरा कंडीशन ये भी सेम हो जाता है, टायर 1 का अगर सेम मार्क हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा कौन सा कैंडिडेट है ज़्यादा ओल्डर है तो उनको ओल्डर कैंडिडेट को ज़्यादा प्रिपेयर किया जाएगा। उसका अगर ये भी सेम हो जाता है तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में फर्स्ट कैम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन द मेरिट। जो मान लिया कि अगर ए से शुरू हो रहा है जिनका अमित है, एक हमारा क्या है संजीत है, तो अमित को लिया जाएगा, संजीत को नहीं लिया जाता है, लिया जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया सेम होने के कंडीशन में। टेक्नीशियन एक की बात करते हैं कि अगर उनको प्रिफेयर किया जाएगा अगर जो हमारा जो फाइनल मेरिट अगर सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको DRDO से जो अप्रेंटिस किए हैं उनको एक तरह से प्रिफेयर किया जाएगा। उसको नॉर्मलाइज अगर हो जाता है कि दोनों कैंडिडेट अप्रेंटिस किया है तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइज मार्क ऑब्टेन टायर 1 को प्रिफेयर किया जाएगा। नहीं तो तीसरा पॉइंट डेट ऑफ बर्थ है जो ज़्यादा ओल्डर रहेगा, उसी तरह जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उनको कंसीडर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको हमारा आंसर की पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि पिछला बार क्या था कि आंसर की पब्लिश नहीं किया जाता था, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होता था, पता नहीं चलता था कि हमने कितना स्कोर किया, हमारा कितना से चूक गया, ये कितना मेरिट हुआ, ये कुछ नहीं दिखाता था। डायरेक्ट क्या है कि आपको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का दिखाता था यू आर पर्सनली सेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, ऐसा लिखता था। लेकिन इस सेप्टेम्बर 11 में दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, निष्पक्ष होगी, हर चीज़ आपको दिखेगी, वेबसाइट पर दिखेगी, एकदम पब्लिकली सब चीज़ आउट होगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ एक तरह से आपको एक तरह से पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो रिवाइज जो रिस्पेक्टिव आंसर की है कंप्यूटर बेस्ड का वो आपको DRDO की वेबसाइट पर चढ़ाया जाएगा, टायर 1 और टायर 2 दोनों का विथिन 7 डे आपको चढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देखते हैं कि थ्रू द मोड लेटर एप्लीकेशन ईमेल ETC विल बी नॉट इंटेंड। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ दोस्तों देखते हैं कि जो काम की चीज़ें हैं यहाँ पर इस बार क्या है कि सभी जो चीज़ें हैं सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि SC/ST के जो सर्टिफिकेट है उनके लिए अनेक्चर ये दिया गया है। पिछला बार क्या था कि कोई हमारा फॉर्मेट DRDO को नहीं दिया गया था, सिंपली जो बनाते हैं वो बस लेकर आना था। लेकिन यहाँ पर काफ़ी चेंज यहाँ पर किया गया, हर चीज़ में चेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि NCL के लिए OBC NCL अगर बनाए हैं तो उनका अनेक्चर 2 में बना कर लेके आना है। उसके बाद ये सब कब बना के लाना है, DB के टाइम आपको लेके आना है, बना कर लेके आना है। अभी आपको सिंपली फार्म को भरना है, जो ओरिजिनल SC/ST बनाए हैं, OBC NCL बनाए हैं, EWS बनाए वो आपको बनाकर फार्म को फिल करना है। जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा DB के टाइम आपको ये सारी चीज़ें हैं जो इस फॉर्मेट में बना के लेके आना है। तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या क्या है, फॉर्मेट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में देखेंगे कि SC/ST वालों के लिए ये हमारा फॉर्मेट हो गया जो इस अपनी नोटिफिकेशन में ही अटैच है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि OBC के लिए एनेक्चर 2 वाला है। उसके बाद हमारा ये OBC के लिए एनेक्चर 2 वाला हो गया फॉर्मेट। इसके बाद हमारा क्या हो गया, ये OBC कैंडिडेट एडिशनल कम्युनिटी के लिए है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये EWS के लिए फॉर्मेट दिया गया है। तो सबके लिए फॉर्मेट दिया गया है, जैसा के लिए आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगी तो DB के टाइम आपको एक तरह से फॉर्मेट बना कर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि UDID कार्ड आपको एक तरह से बनाना रहेगा DB के टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा एक तरह से कि सिलेक्शन पर ध्यान देना है। इसमें चीज़ें तो बात की बात है,
जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सारे चीज़ों पर ही आपका दिमाग जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अभी फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष से हमारा ज़्यादा एक तरह से करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा, एक ही बार दिया जाएगा। सॉरी, 2 नहीं, एक ही बार में आपको उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये इतना अच्छा से फार्म भरिए कि आपको करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आपको बहुत ही अच्छा से फार्म भरना है। हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हमने जो फार्म फिल किया था उसको बेस पर हम फार्म फिल करके एक तरह से उसको भी दिखाएंगे, और एक अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन और फार्म फिल करते हुए दिखाएंगे। तो ये हमारा जो था, जो सितंबर 11 की जो वैकेंसी थी, एक तरह से आउट हो गई है। आप लोग ने देखा, काफ़ी एक तरह से चेंज भी किया गया है हर चीज़, सिलेबस से लेकर एक तरह से एग्ज़ाम पैटर्न, सेक्शन वाइज, ये सारी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो हर चीज़ को एक तरह से चेंज किया गया है, एक तरह से सुधार किया गया है। तो डीआरडीओ क्या है, एक तरह से रिसर्च और एक तरह से हमेशा इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है। तो ये हमारा इस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सितंबर का काम है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि उससे लगा है कि कुछ ना कुछ हमारा तो फॉल्टी है थोड़ा, तो इसीलिए उस चीज़ों को इम्प्रूव किया है। तो एक तरह से स्टूडेंट के हिट में क्या है, अच्छा ही है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। थोड़ा वैकेंसी कम है लेकिन कोई बात नहीं है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसी को रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में जो काफ़ी चेंज किया है, तो जो काफ़ी चेंज किया है, एक तरह से जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, उनके फेवर में ही किया है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। बस एक तरह से मेहनत करिए, हार्ड वर्क बनिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। डीआरडीओ में आपका स्वागत है। और चलिए, हम यहाँ पर देख लिए सिलेबस, सारी चीज़ों को देख लिए। आइए, हम वेलकम टू डीआरडीओ। अब जो मेहनती है वो आएंगे ही। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पूरे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन फिल कैसे भरेंगे, हम बताएंगे कि कैसे कैसे एक तरह से लैब का सिलेक्शन करना है, किसे प्रेफरेंस देना है कि आपको एक तरह से अच्छा लैब मिले सिलेक्शन के बाद। तो वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय डीआरडीओ।